everyone, whoever is watching this video. Okay, chapter number 13, why do we fall ill. ये हमारा जो चैप्टर है ये आ रहा है टर्म 2 में, ठीक है, क्लास 9th है ना। तो टर्म 2 एग्ज़ाम आपके जैसे भी हों उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमें फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आप बायो लेंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें टर्म 2 के एग्ज़ाम देने हैं, नहीं, आपको अपना फ्यूचर ध्यान में रख के इसको पढ़ना है क्योंकि क्लास 11-12 का सिलेबस अपने आप में इतना होता है कि वहाँ आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपना पीछे जो आप छोड़ चुके हैं उनको रिवाइज़ करें या उनको पढ़ें। इसीलिए अभी से आप इनको कंप्लीट करके चलिए ताकि आगे जा कर के आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। Okay, so the very first chapter which we are going to start in this series वो है हमारा why do we fall ill, यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारी तबीयत क्यों ख़राब होती है। इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। मैंने खुद इसको पढ़ा और जहाँ जहाँ मुझे जो पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत पड़ी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनको मैंने इस पूरी PDF के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, अदरवाइज़ आपके लिए बेटर होगा कि आप ये वीडियो देखें क्योंकि वीडियो में मैंने कुछ हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, हेल्थ एंड इट्स फेलियर, डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। अगर ये 3 पार्ट्स आप कवर कर लेते हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द पॉइंट्स। पहला पॉइंट है सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप सब लोग जानते हैं, क्लास 6 और 7 से आपने ये पढ़ा होगा कि सेल्स बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे दीवार में हम ईंट लगा करके बिल्डिंग तैयार करते हैं, इसी तरह सेल से सेल जुड़ करके हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो लाइफ का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है सेल, ठीक है। सेल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप जानते हैं कि हमारे जो ब्लड सेल हैं या प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ब्लड सेल जो है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है तो उसके अंदर वाले सेल्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो सेल्स प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, ठीक है। और वो सेल्स जो मूव नहीं भी कर रहे उनके अंदर बहुत सारी रिपेयरिंग एक्टिविटी चल रही होती है। रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है सेल के इनसाइड में, यानी उसके अंदर सेल के इनर पार्ट में बहुत सारा रिपेयरिंग का काम चालू होता है। तो इसका मतलब ये है कि सेल एक बहुत डायनेमिक जगह है, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो स्टैटिक नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है। जैसे ईंट है, ईंट आपने एक बार बिल्डिंग में लगा दी, लग गई, उसमें कोई काम नहीं हो रहा ईंट के साथ, वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, आपने एक बार उसको बिल्डिंग में फिट कर दिया, वो फिट हो गई, बस बात ख़त्म। लेकिन सेल के साथ ऐसा नहीं है। सेल या तो मूव कर रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या फिर उनके अंदर रिपेयरिंग एक्टिविटी चल रही है, किसी न किसी तरीके का काम चल रहा है अंदर, ठीक है, सेल के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास 8th में आप लोगों ने शायद सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नहीं पढ़ा है तो हम उस पर भी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम ये पॉइंट्स आप या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर इस PDF से ही पढ़ लीजिएगा और इसमें टिक मार्क कर दीजिए जो पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लगे, ओके। तो सेल्स जो हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस के बने हुए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। आप जानते हैं कि आपकी जो आउटर सेल की जो लेयर होती है वो आपकी लिपिड की होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड, है ना। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड से मिलकर के हमारा पूरा सेल तैयार होता है। ये सब चीज़ की डिटेल आपने क्लास 8th में पढ़ी हुई है, ठीक है। और नहीं पढ़ी है तो आप आगे जा कर के पढ़ेंगे डिटेल में कि सेल कैसे बनता है, क्या क्या फंक्शंस हैं सेल के, ठीक है। तो सेल की जो वॉल है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है वॉल की हम बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स, जो कि बिल्डिंग मटेरियल हैं सेल का। सेल कैसे बना हुआ है, केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ है। जैसे कि प्रोटीन काय का काम करते हैं, प्रोटीन ग्रोथ का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स काय का काम करते हैं, फैट्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लिपिड्स भी एक तरीके के फैट को ही हम लिपिड बोलते हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ काइंड, वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके।
चलिए, तो हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के अंदर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के अंदर अलग अलग स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ हर वक्त चल रही होती हैं। जैसे कि हार्ट जो है वो हमारा बीट कर रहा है, धड़क रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को। लंग्स क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। किडनी क्या कर रही है, यूरिन को फिल्टर कर रही है, यानी हमारा जो पूरी बॉडी का वाटर है उसको जब एक्सक्रीट किया जाएगा तो उसको फिल्टर करने का काम किडनी का है। ब्रेन सोच रहा है कि कैसे सब चीज़ें हैं। तो इसका मतलब हर ऑर्गन का अपना एक काम है, हर चीज़ अपनी जगह लगी हुई है, स्पेसिफिक टास्क पे लगी हुई है। सभी एक्टिविटीज़ इंटरकनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी किडनी ठीक से यूरिन को फिल्टर नहीं कर रही है तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस यानी जहरीले पदार्थ घूमने लगेंगे, और उन जहरीली चीज़ों की वजह से क्या होगा, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जहरीले सब्सटेंसेस ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन तक भी पहुंचेंगे और आपका ब्रेन जो है उसकी वर्किंग में डिस्टर्बेंस आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एवरी एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी इज इंटरकनेक्टेड। इफ वन इज डिस्टर्ब देन द अदर विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर दी बॉडी। ठीक है, आपकी सेल और टिश्यू फंक्शन के लिए फूड की बहुत ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो फूड इज़ अ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन, क्योंकि अगर आप फूड नहीं लेंगे तो आप एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो सेल अपना काम कैसे करेगा, काम नहीं करेगा तो कैसे वो अच्छे से फंक्शन करेगा, तो पूरी बॉडी हमारी डिस्टर्ब होगी। तो फूड इज़ अ नेसेसिटी, फूड एक ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल टिश्यूज विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर आपका सेल ठीक से काम नहीं कर पा रहा, आपका टिश्यू ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी पर असर पड़ेगा और आपकी पूरी बॉडी की प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी और उस तरीके से आपके बॉडी एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो मैंने अब यहाँ हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ मैंने 1 मार्क किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये 3 टॉपिक पढ़ लेते हो और मेरे ख्याल से इस PDF के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। आप अगर इससे पढ़ लेते हो तो आपको कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें 2-3 बॉक्स वाली एक्टिविटीज़ छूट गई हैं, वो मैं कवर करूँगी। ठीक है, एक अलग वीडियो में, जिसमें आपका इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन वो सब है, और आपका वो सब हम बाद में कवर कर लेंगे, वो थोड़ी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है। ठीक है, तो बाकी तो अगर जितना भी डेटा है तो डेटा इस वीडियो में मौजूद है, उससे आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है हेल्थ का सिग्निफिकेंस, हेल्थ होती क्या है। ठीक है, तो वर्ड हेल्थ हमेशा आइडिया ऑफ बीइंग वेल को इम्प्लाई करता है। यानी कि अगर हम कहते हैं वाओ यू आर सच एन हेल्दी पर्सन, तो मतलब क्या, कि तुम कितने मतलब ठीक रहते हो, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई बीमारी नहीं होती। तो हेल्थ का मतलब है ठीक होना, है ना। वेलबींग का मतलब क्या होता है, ठीक होने का मतलब क्या होता है, ठीक होने का मतलब है इफेक्टिव फंक्शन करना। अगर मैं कहूँ ठीक से लिखो इसे, तो इसका मतलब इसको इफेक्टिवली लिखो, इसको अच्छे से लिखो, इसको गंदी राइटिंग में मत लिखो, इसको स्लो मत लिखो, टेढ़ा बेढ़ा मत लिखो, सीधा सीधा साफ राइटिंग में प्रॉपर तेज़ स्पीड से लिखते चले जाओ, तो वो होगी इफेक्टिव फंक्शनिंग, इफेक्टिव राइटिंग। तो ठीक होने का मतलब किसी भी सेंस में सिर्फ होता है इफ़ेक्टिवली काम करना। तो अगर हम कह रहे हैं कि हेल्थ का मतलब है ठीक होना और ठीक होने का मतलब है इफ़ेक्टिवली काम करना, तो हेल्थ का मतलब हुआ कि आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर रही हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक हेल्थी बॉडी है। ठीक है, ओके। हेल्थ एक स्टेट होती है जहाँ पे आप वेल होते हैं, फंक्शन कर पाते हैं, आप ठीक से फंक्शन कर पाते हैं फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर सोशली फिट, आप सोशली फिट हैं, आप फिजिकली फिट हैं, लेकिन मेंटली आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप मतलब डिस्टर्ब्ड हैं। फिजिकली आपको कोई दिक्कत नहीं है, सोशली आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं। तो धीरे धीरे ये आपकी मेंटल स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट और आपकी सोशल स्टेट दोनों को इफेक्ट करेगी और आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने समझा कि हेल्थ क्या होती है। मेरे ख्याल से अगर आपसे 1 वर्ड या नॉट 1 वर्ड, अगर आपसे 30 to 40 वर्ड्स में आंसर मांगा जाता है दैट व्हाट इज़ हेल्थ, तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे दिस विल बी सफिशिएंट। और 2-3 अगर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या असाइनमेंट वगैरह में आपको ये टॉपिक दिया जाता है, सो ये इतना सफिशिएंट होगा, ये 3 पॉइंट जो मैंने पिंक कलर से लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज़ दोनों हेल्थ के लिए मैटर करते हैं। कम्युनिटी इश्यूज़ क्या है, मान लीजिए आप फिज़िकली ठीक है बट सडनली क्या होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है और आपके जो पूरा कम्युनिटी है यानी आपका जो एरिया है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या आप फिज़िकली हेल्दी थे, आप मेंटली हेल्दी थे, आप सोशली हेल्दी थे, लेकिन एक सडन स्टेट की वजह से आपके फिज़िकल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से क्या हुआ, आपका पूरा जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत कुछ हो सकता है, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है और आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से ये हो सकता है कि सडनली किसी प्रकार का, आप जहाँ रहते हैं वहाँ किसी प्रकार का सोशल इशू हो गया है, तो उससे आपके हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका सोशल एनवायरनमेंट और आपका मेंटल एनवायरनमेंट तीनों का हेल्दी होना ज़रूरी है आपके हेल्दी होने के लिए। अगर आप हेल्दी होना, I hope now the voice is a bit louder and a bit more audible. So अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, यानी क्या अंतर है आपकी हेल्दी होने में और आपके डिजीज़ फ्री होने में। तो हेल्दी होना और डिजीज़ फ्री होना ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं, इन्हें हमें इंटररिलेट नहीं करना चाहिए, इन्हें हमें एक साथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन्हें अलग अलग देखना चाहिए। द रीज़न इज़ डिज़ीज़ का मतलब होता है टू बी अनकम्फर्टेबल और हेल्दी होने का मतलब ये है कि आपके सभी बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, सभी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। तो डिज़ीज़ का लिटरल मीनिंग है अनकम्फर्टेबल होना, और जो वर्ड डिज़ीज़ है उसको हम बहुत लिमिटेड सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक जिसका कारण हो उसी को हम डिज़ीज़ कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि मान लीजिए आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं। अब लूज़ मोशन का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा गुआवा खा लिए थे, या कोई और रीज़न हो सकता है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा आपने मसालेदार खाना खा लिया था, या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने ख़राब खाना खा लिया था, यानी जो जिसमें किसी प्रकार की बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ थी वैसा खाना आपने खा लिया था। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपको लूज मोशन क्यों हुए। बट अगर आप ये जानते हैं, किसी वजह से आपको पता चल जाता है कि आपको लूज मोशन जो हो रहे हैं उसका रीज़न है कि आपने इन्फेक्टेड फूड खाया है, तो वो हो जाएगी फिर एक प्रकार की डिज़ीज़, है ना, जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के खाने से पीने से होती है, जिसको हम डायरिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू करने से पहले, कि इस टॉपिक के 3 पार्ट्स हैं। अगर आप इनको कवर करते जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपका टॉपिक कवर होता जा रहा है। तो पहला टॉपिक हम पूरी तरह कवर कर चुके हैं। अब हम दूसरे टॉपिक से शुरू करेंगे, डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। अब आप कहेंगे पहला टॉपिक इतना छोटा क्यों, तो उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी किसी भी स्टूडेंट के लिए वो सब हमने डाल दी हैं और वो इतना ही छोटा है, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा जो सेल है वो एक ईंट की तरह काम करता है, और वो जो ईंट है यानी सेल से सेल मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यू से टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, हर ऑर्गन सिस्टम के पास अपना एक अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, वो उसके पार्ट्स होते हैं और उनके पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके अंदर स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो हमें खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ईसोफेगस है, यानी आपका जो फूड पाइप है जिससे खाना अंदर जाता है, फिर वो पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है और रेक्टम के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और वो सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अगला है जैसे कि आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा हड्डियां और मांसपेशियों से मिलकर के जो हमारा सिस्टम बनता है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को इजीली मूव कर पाते हैं और हमारी बॉडी डिफरेंट टास्क कर पाती है। तो वो क्यों कर पाती है, बिकॉज ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो मसल्स और बोन्स का बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी डिजीज़ होगी वहाँ पर या तो आपका फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, एक या एक से ज़्यादा सिस्टम की, या उसका
क्या चेंज हो जाएगा, अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मान लेते हैं आपको डायरिया हो गया है या आपको कोई और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, तो उस केस में आपके पेट की फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी, आपके स्टमक की फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। आपका बावल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से अपीयरेंस में भी दिक्कत आ सकती है। अपीयरेंस से दिक्कत आने का मतलब ये है, मान लेते हैं कि आपको बोन्स की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो बोन्स की प्रॉब्लम में अक्सर वो चीज़ विजिबल होने लग जाती है। जैसे अगर आपको मान लेते हैं हम रिकेट्स की जो तकलीफ है वो अगर किसी को है तो वो विजिबल हो जाती है, वो अपीयर होने लगती है इन द स्केलेटल सिस्टम और द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि या तो आपके बॉडी के किसी सिस्टम के फंक्शन करने में अंतर आएगा या उसके अपीयरेंस में अंतर आएगा। तो जब भी आपको कोई बीमारी होगी या किसी को भी कोई बीमारी होगी तो या तो उसका बॉडी के जो सिस्टम है उसमें से एक या एक से ज़्यादा सिस्टम, एक या एक से ज़्यादा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारी पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, तो एक सिस्टम पे असर पड़ेगा तो दूसरे सिस्टम पर भी उसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी किसी को कोई बीमारी होगी तो उसकी फंक्शनिंग और उसका अपीयरेंस एक या एक से ज़्यादा सिस्टम का बॉडी के चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो चेंजेस हैं उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं और साइंस ऑफ डिजीज आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको हम मान लेते हैं कि आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है और आपको खुजली हो रही है, आपको रैश हो रही है। तो अब क्या होगा कि पहले आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ कहीं से, ठीक है, उसके बाद में वो स्किन इन्फेक्शन बढ़ने के बाद में अब आपके स्किन पर रैशेस दिखाई दे रहे हैं और लाल लाल आपको दिख रहा है, एरिया हुआ है और आपको अंदर से फील हो रहा है कि आप इसको खुजाएं, इसको रब करें, इसको किसी चीज़ से घिसे। तो ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब साइंस हैं कि आपको एक बीमारी हो चुकी है। सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस क्या होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको गलत लगती हैं। मतलब कल तक तो आपकी स्किन ठीक थी, अब सडनली आपको मन कर रहा है खुजाने का, सडनली वो एरिया लाल हो गया है, सडनली वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, वो सूज गया है। तो ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि कल तो ये नहीं था लेकिन आज है, तो यहाँ कुछ गलत है ना। जैसे कि आपको सर में दर्द है या आपको खांसी है तो या लूज मोशन है या फिर आपके कोई वुंड है यानी कोई घाव है जिसमें पस है, तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगा कि ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें ये वाली डिजीज़ हो गई हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हों तो आपको डिजीज़ भी हो, क्योंकि किसी भी सिम्टम को हम किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से रिलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो मैंने उसकी अभी बात करी। इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपको खांसी हो रही है तो इसके भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लेते हैं कि कल रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी और आपने कुछ ठंडा पी लिया या कुछ आपने बहुत ज़्यादा ठंडा खा लिया तो उसकी वजह से आपका गला जो है वो बैठ गया है। एक रीज़न तो ये हो सकता है आपको खांसी आने का। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जो कि अक्सर हो जाता है, ठीक है, खांसी जुकाम हो गया है। एक और रीज़न हो सकता है कि कभी कभी आपको फीवर के साथ भी खांसी आती है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं खांसी आने के। और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में भी लॉन्ग टर्म लोगों को खांसी रहती है, यानी काफ़ी लंबे समय तक उन्हें खांसी रहती है, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी। तो आपकी खांसी किसी छोटी बीमारी का सिम्टम भी हो सकती है और किसी बहुत बड़ी बीमारी का सिम्टम भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी एक सिम्टम को हम किसी एक डिजीज से जोड़कर नहीं देख सकते। सिम्टम्स को मिला करके सेट ऑफ सिम्टम जो तैयार होगा उससे हम किसी डिजीज तक पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको अगर हेडेक हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कल एग्ज़ाम है आपका और उसको स्ट्रेस हो रहा है आपको एग्ज़ाम को लेकर के, इसलिए आपके सर में दर्द हो रहा है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको मेनिंजाइटिस है, जो कि एक रेयर केस है, ठीक है, या आपको और भी कोई डिजीज़ हो सकती है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है तो आप उसे किसी एक डिजीज़ से रिलेट नहीं करेंगे। आपके सर में दर्द हुआ तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी आईसाइट वीक हो गई है इसलिए मुझे सर में दर्द हो रहा है। आप देखेंगे कि बाकी के कौन से सिम्टम्स हैं साथ में, एक सिम्टम को एक डिजीज़ से नहीं जोड़ सकते। और ये भी हो सकता है कि वो जो सिम्टम आ रहा है वो किसी और कारण से आ रहा हो, कोई डिजीज़ हो ही ना, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, आपको फंदा लग गया, आपको खांसी आ रही है, आप सडनली आप लाइट से आए, आपने एकदम अंधेरे में चले गए तो आपको सर में दर्द हो गया। तो हो सकता है कोई डिजीज़ ना हो, बल्कि आपके करंट चेंज इन फिजिकल कंडीशन की वजह से आपको ऐसे आ रहे हो सिम्टम्स, ठीक है।
तो आप सिम्टम्स की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर आप ये पूरा का पूरा भी टिप देंगे, लिख देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है और ये बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस, साइंस ये जो वर्ड है ना, ये साइंस है, SIG वाला, SIGNS, वो वाला साइंस मतलब निशान, या हम कह सकते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो किसी भी चीज़ डिजीज़ के जो साइंस होते हैं वो होते हैं जो कि फिजिशियंस देखेंगे, समझ रहे हैं। सिम्टम्स तो वो होते हैं जो किसी के शरीर में आ रहे हैं, और साइंस वो होते हैं जो कोई फिजिशियन देखेगा कि अच्छा, हम मान लेते हैं आपने फिजिशियन को जाके अपनी कंडीशन के बारे में बताया, ठीक है, आपने कहा कि मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो फिजिशियन है वो आपसे सामने से पूछेगा कि क्या आपको साथ में वोमिटिंग भी हो रही है, क्या आपको नोजिया भी है, क्या कोई और दिक्कत तो नहीं है शरीर में। तो वो साइंस ढूंढेगा कि वो किस बीमारी से आपको रिलेट करे, किस डिजीज से आपको रिलेट करे। और हो सकता है आप कहें कि नहीं, कल मैंने बाजार से कुछ लेकर के खा लिया था और उसकी तो हो सकता है डॉक्टर ये भी कहे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपने इस तरीके से खा लिया था और ये हल्का सा आपका पेट खराब हो गया है, इट इज़ नॉट अ डिजीज, है ना। तो साइंस वो होते हैं जो कोई भी फिजिशियंस किसी के शरीर में देखता है, जिसके बेसिस पे वो ये अंदाज़ा लगाता है कि आपको कौन सी डिजीज़ हो सकती है, और तभी वो उसी हिसाब से अपनी मेडिसिन आपको देता है, या जो भी इलाज है वो आपको करेगा जब उसको पता चलेगा कि आपको ये डिजीज़ है, ठीक है। क्योंकि इससे हमें एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है कि अच्छा हाँ, ये डिजीज़ हो सकती है। पर्टिकुलर डिजीज़ अगर फिजिशियन को मिलती है तो वो आपसे कहेंगे